सो हेलो एंड वेलकम भाई, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। जितने भी बेसिक्स हैं सारे के सारे बेसिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के। इसके बाद आपको अगर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इस वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, जो समझाने के लिए मुझे लगेंगे, जो कॉन्सेप्ट समझाने के बीच में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का। क्वेश्चंस के लिए मैं एक और दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम उस वाली वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड अपने सारे के सारे बेसिक्स कवर करने हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, अभी ना इनको बहुत सारे रीजन से एक नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ जाती है। सपोज यहाँ पर ये एक इंसान है, इससे ये बोलते हैं भाई आजा हमारी फर्म के अंदर पार्टनर बन जाए। क्या बोलते हैं? आजा और हमारी फर्म के अंदर पार्टनर बन जा। अब ये इसको पार्टनर क्यों बनाएंगे? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई भी रीज़न आप सोच सकते हो अपने दिमाग में, जैसे कि इनको पैसे की ज़रूरत हो सकती है। अगर नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, उससे ये पैसा लेंगे, जब भी तो उसे पार्टनर बनाएंगे, तो इन्हें पैसों की ज़रूरत हो सकती है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्हें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। इनको एक पर्सन की ज़रूरत है जो कि काम करेगा, पर्सन फॉर वर्क। किसकी ज़रूरत है? एक इंसान की ज़रूरत है जो कि काम करेगा, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्म को क्या करना पड़ता है, पार्टनर का एडमिशन कराना पड़ता है, पार्टनर को अपनी फर्म के अंदर लाना पड़ता है। दो पार्टनर है तो एक नए पार्टनर को मिला के 3 जनों की फर्म बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है? इसके बहुत सारे रीजंस हमारे पास आ सकते हैं। जब ये जो इंसान है, जब ये इंसान उसका पार्टनर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उस फर्म का पार्टनर बन जाएगा, तो वो फर्म कैसी दिखने लगेगी? जो ये पहले 2 लोग थे वो तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, एक नया पार्टनर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फिर ये फर्म कितने जनों की हो जाएगी? 3 जनों की ये फर्म हो जाएगी, और इस तरीके से ये फर्म दिखने लगेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसको हम क्या बोलेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग एक फर्म को चला रहे हैं। बाहर से ये एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान को जब ऐड कर देते हैं अपनी फर्म के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जब ये वाला इंसान इस फर्म के अंदर आ जाता है तो ये सिंपल तरीके से नहीं आता, ये अपने साथ बहुत सारा पैसा लाता है, गुडविल के लिए अमाउंट लाता है, और इसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी पड़ती है अकाउंटिंग की टर्म्स में, वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है और देखना है। तो फिलहाल हमने क्या समझा, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है इसे देखते हैं। देखो पहले क्या था ना, ये 2 लोगों की फर्म थी, इस तरीके से ये फर्म दिखती थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और इंसान को ऐड कर लिया, तो ये फर्म कुछ इस तरीके की दिखने लगी। इसके बाद इन्होंने एक और इंसान को ऐड कर दिया, तो ये फर्म कुछ इस तरीके से दिखने लगी। अब ये क्या करते थे ना, ये इनके पास क्या होता था, प्रॉफिट होता था, और ये प्रॉफिट को ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। सपोज ये प्रॉफिट इनके पास होता था और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। जैसे कि इसके ये 3 हिस्से करते थे प्रॉफिट के। एक हिस्सा, इस पेन से कर देता हूँ, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। इस तरीके से ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सबसे पहले ये जो पहले 2 हिस्से थे ये तो रख लेता था ये वाला पार्टनर, और ये जो बाद का हिस्सा था ये रख लेता था ये वाला पार्टनर। यानी कि ये प्रॉफिट को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 2 हिस्से तो ये रख लेता था ये वाला पार्टनर, और 1 हिस्सा ये वाला पार्टनर रख लेता था, ठीक है। अब इनके पास क्या आ गया, एक और नया पार्टनर आ गया। क्या आ गया? एक और नया पार्टनर आ गया। तो अब ये जो नया पार्टनर आया है इसको भी प्रॉफिट चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा, इसको भी प्रॉफिट। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा? अब सपोज इन्हें 4 हिस्सों में इन्होंने बांटना स्टार्ट कर दिया। 4 हिस्सों में कैसे बांटा? शुरू के जो 2 हिस्से हैं वो तो रख लिए इस वाले पार्टनर ने, बाद का जो ये वाला हिस्सा है वो रख लिया इस वाले पार्टनर ने,
और जो लास्ट का ये वाला हिस्सा बचा वो रख लिया इस वाले पार्टनर ने, या फिर ये किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है कि अगर ये पहले प्रॉफिट को कैसे बांटते थे, 2 हिस्से तो ये रखता था ये वाला पार्टनर और 1 हिस्सा रखता था ये वाला पार्टनर, यानी कि 2:1 में ये प्रॉफिट को बांटते थे। अब ये क्या करेंगे, 2 हिस्से रखेगा ये वाला पार्टनर, 1 हिस्सा रखेगा ये वाला पार्टनर, 1 हिस्सा रखेगा ये वाला पार्टनर। तो अब ये क्या करेंगे, 2:1 में अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ये वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ये क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको भी तो प्रॉफिट चाहिएगा ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड हम कैसे करते हैं, यानी कि इसको हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको ये वाला क्वेश्चन ये वाला रेशो दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, उससे हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं, एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, उससे हमको समझ में आता चला जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन 1। देखो, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। 3:2 में ये क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं, ठीक है। दे एडमिट सुमित, इन्होंने सुमित यानी कि एक नए पार्टनर को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, यानी कि प्रॉफिट का 1/5 शेयर के लिए इन्होंने एक नए पार्टनर को क्या किया है, एडमिट किया है। अब हमें क्या निकाल के दिखाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाना है, किसका, अनिल, विशाल और सुमित, ये जो 3 पार्टनर्स हैं, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा वो निकाल के दिखाना है। देखो, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है अनिल रेशो, मैं केवल पहला नाम लिखता हूँ, A/V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3:2। ये क्या है, ओल्ड रेशो, ये क्या है, ओल्ड रेशो हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया है, कौन, सुमित। सुमित का शेयर कितना है, सुमित का शेयर है 1:5, ये हमें दिया हुआ है ना। सुमित का शेयर कितना है, 1:5 का सुमित का नया शेयर है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट होगा ना, सपोज ये जो प्रॉफिट है, इसका ये जो 1/5 हिस्सा है, कितना, 1/5 हिस्सा है, यानी कि इसका ये वाला जो 1/5 हिस्सा है, ये किसको मिल जाएगा, सुमित को मिल जाएगा। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये किसको मिल जाएगा, जो पुराने पार्टनर है, ए है और वी है, इन वाले पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर कितना बचा। सपोज सुमित ने कितना ले लिया, 1/5 ले लिया। पहले पूरा शेयर कितना था, प्रॉफिट का शेयर सपोज करते हैं 1 था, ठीक है। इसके बाद सुमित ने कितना ले लिया, यानी कि एस जो नया पार्टनर आया है उसने कितना ले लिया, 1/5, यानी कि अगर हम 1 यानी कि जितना पहले था, जितना सुमित ने ले लिया उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा। रिमेनिंग किसके लिए, ए और वी के लिए। अब हम इसे माइनस करते हैं, सपोज अपॉन 1 लेते हैं, 5 - 1 तो कितना आ जाएगा, 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बचा है, 4/5। अब 4/5 को क्या करेंगे, 4/5 को ये दोनों बांट लेंगे। कैसे कैसे बांटेंगे, कौन कौन बांटेंगे, ए और वी, यानी कि जो पुराने पार्टनर है, ए कुछ रख लेगा, वी कुछ रख लेगा। ये किस रेशो में बांटेंगे, जो इनका ओल्ड रेशो था उसी रेशो में ये इस वाले शेयर को, रिमेनिंग शेयर को भी बांटेंगे। तो देखते हैं ए के ऊपर कितना शेयर आएगा। सबसे पहले इनके पास बचा कितना हुआ है, रिमेनिंग बचा हुआ है 4/5, और वी के पास कितना आएगा, रिमेनिंग बचा हुआ है 4/5। इन्हें किस रेशो में बांटता है, 3:2 में बांटना है। तो 3:2 में ये कैसे बांटेंगे, सपोज इन्हें 3:2 में इस चीज़ को बांटना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशो से, ये जो 3 इसका है, और 2 के रेशो से 2 इसका है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5/5 और अपॉन में 5। पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें रेशो में बांटी है, तो अभी तो आपको रेशो बांटना आ ही गया होगा। 4×3 = 12 हो गया, और यहाँ पे हो गया 25। 4×2 = 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया 25, ठीक है। और ये जो नया पार्टनर है, इसका शेयर कितना है, 1/5। तो एस का शेयर कितना है, 1/5। अब हमें ना 25 और 25 यानी कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5/25, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया A रेशो V रेशो S, ये 3 पार्टनर्स है ना, इक्वल टू 12/25 रेशो 8/25 रेशो 5/25 रेशो। ए का तो ये हो गया, वी का ये हो गया, एस का ये हो गया। अब 25 से 25 हम काटते चले जाएंगे। कैसे काटेंगे, 25 25 25 कट गया, तो इनका मेन रेशो क्या आ जाएगा, 12:8:5। ये किसका आया, ए रेशो वी रेशो एस का। ये क्या हो गया, हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला। एक और बार मैं समझा देता हूँ, वैसे आप ना वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, फिर भी मैं एक बार
समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, ओल्ड रेशो लिखा, किसका, ए का और वी का कितना था, 3:2 था। क्या था ये, ओल्ड रेशो था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एस जो नया पार्टनर आया उसका शेयर कितना है, 1/5 उसका शेयर है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, यानी कि एस ने कितना ले लिया, 1/5 ले लिया, तो बचा हुआ कितना है, तो 1/5, तो 1 में से क्या माइनस कर दिया, 1/5 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा हुआ आया, 4/5 बचा हुआ आया। 4/5 हमने क्या बोला, 4/5 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कौन कर लेंगे, ए और वी। ए और वी क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशो में, 3:2 में आपस में ये क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ए और वी ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहले रिमेनिंग कितना था, 4/5, ठीक है। ये किस रेशो में करेंगे, 3:2 में, तो मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, इन दोनों को प्लस करके क्या आया, 5, तो डिवाइड किया 5 और 5 से, फिर हमें क्या मिल गया, 12/25, 8/25। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर एस का शेयर कितना था, 1/5, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एस का शेयर यहाँ पर, और क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ है। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना था, 5 और 25, तो यहाँ पे क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर आके आ गया 5/25 आ गया। फिर हमने लिखा ए रेशो वी रेशो एस, यानी कि ये जो 3 पार्टनर थे इनका शेयर लिख दिया, कितना कितना आया, इसका 12/25 आया, 12/25 लिख दिया, 8/25 आया, 8/25 लिख दिया, 5/25 आया, 5/25 लिख दिया, 25 25 25, यानी कि डिनोमिनेटर से हमने काट दिया, 12:8:5 हमारे पास आ गया। ये किसका हो गया, ए रेशो वी रेशो एस का 12:8:5, ये क्या हो गया हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। अब एक नई चीज हमें सीखनी है, क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ये सबसे पहले देखते हैं कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। ये एक बच्चा है, इसके बाद सुबह 10 AM को ₹10 थे, कितने थे, ₹10 थे, ठीक है। छोटा सा बच्चा है, इसको ना रात के 10 बजते बजते इसके पास केवल और केवल ₹5 रह गए। कितने रुपीज़ रह गए, ₹5 रह गए, यानी कि इसके पास सुबह जितना पैसा था, कितना, चलो सपोज यहाँ पे ₹4 रह गए, आसान होगा आपको समझने में। अब पहले स्टार्टिंग में कितने थे, सुबह 10 बजे इसके पास ₹10 थे, इसके बाद रात को 10 बजे इसके पास कितने रह गए, ₹4 रह गए, यानी कि इसने सुबह 10 से रात को 4 तक, सुबह 10 से रात के 10 तक, सुबह ₹10 इसके पास जो थे, लास्ट में इसके पास ₹4 जो बचे, उसमें से इसने कितने रुपए खर्च कर दिए, या फिर कितने रुपए किसी को दे दिए, ₹6 इसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ₹6 इसने क्या कर दिए, यहाँ पर खर्च कर दिए। ये जो ₹6 इसने खर्च किए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हमने बोलेंगे कि इसने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, इतने रुपयों का क्या कर दिया, इसने सैक्रिफाइस कर दिया। अब मुझे सिंपल बताओ, ये 6 हमने निकाला कैसे। सबसे पहले हमने इसको लिखा कि हमारे पास ये कितने रुपए थे, स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, ठीक है, तो ₹10 थे, और लास्ट में हमारे पास कितने रुपए बचे, ₹4 बचे। इसका मतलब हमने सैक्रिफाइस कितना किया, 6। तो अगर हमें सैक्रिफाइस निकालना है, क्या निकालना है, हमने कितना सैक्रिफाइस किया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ओल्ड, यानी कि पहले कितने पैसे थे, कितने, पहले कितने पैसे थे। उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे न्यू, यानी कि अब कितने पैसे बचे हैं। हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। इसी तरीके से अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशो, यानी कि पहले हमारा रेशो क्या था, माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कौन सा है, पार्टनर के एडमिशन के बाद हमारा रेशो क्या है, ये क्या है, ओल्ड रेशो है। इसके बाद पार्टनर एडमिट हो गया, यानी कि नए एडमिशन हो गया पार्टनर का। अब हमारे पास जो रेशो आया है नया, पुराने रेशो में से नया रेशो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया है। वो जो नया पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आया है, हमने अपने रेशो में से कितना रेशो उसको दिया है, वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। यानी कि ओल्ड हमारे पास कितना था, नया हमारे पास कितना बचा है, अगर हम ओल्ड में से नए को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने कितना दिया है नए पार्टनर को, यानी कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यहाँ पे आप क्या बनता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बनता है। अब इसके क्वेश्चंस कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले रोहित और मोहित पार्टनर थे इन अ फर्म, 5:3 में अपनी पार्टनरशिप चलाते थे, ठीक है। बिजोय एक नया पार्टनर आया है 1/7 शेयर के लिए, यानी कि इसको कितने शेयर दिया है, 1/7 शेयर दिया है, ठीक है। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:2:1। देखो इन्होंने हमें क्या दिया है, सबसे पहले रोहित रेशो M दिया है, यानी कि R/M दिया है। ओल्ड रेशो कितना है, 5:3, ये क्या है, ओल्ड रेशो है, ठीक है। इसके बाद एक नया पार्टनर आया है, कौन, बिजोय कितने शेयर के लिए आया है, 1
सेवन्थ शेयर के लिए प्रॉफिट में से 1/7 शेयर ये ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, R/M/B। कितने रेशो में बांटेंगे ये फ्यूचर का रेशो, 4/2/1, यानी कि न्यू रेशो हमको दे दिया गया है। हमें इन्हें निकाल के क्या बताना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें इन्हें निकाल के बताना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला भी हमने देखा, क्या, ओल्ड रेशो जो हमारे पास था माइनस न्यू रेशो जो हमारे पास था। अगर हम कर देंगे तो हम पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं आर का, जो हमारा ओल्ड पार्टनर है आर, उसका निकालते हैं। उसके पास ओल्ड रेशो कितना था, 5/8। ओल्ड रेशो कितना था, 5/8, ठीक है। इसके बाद इसके पास न्यू रेशो कितना है, 4/7। इसके पास न्यू रेशो कितना है, 4/7। तो ओल्ड में से अगर न्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से एम का निकालते हैं। एम के पास ओल्ड रेशो कितना था, 3/8। एम के पास ओल्ड रेशो कितना था, 3/8, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एम का न्यू रेशो देखें, एम का क्या देखें, न्यू रेशो देखें, तो कितना रेशो है इसके पास, 4/7। इसके पास कितना रेशो है, 2/7। यहाँ पे क्या लिखा है, 2/7। तो यहाँ पे इसके पास कितना रेशो है, 2/7। अब हम इस तरीके से निकाल देंगे। 8/7 जा कितना होता है, 56 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 5, 35 यहाँ पर आ जाएगा। 56 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4, 32 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 56 लिखेंगे, यहाँ 56 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर आ जाएगा। 21 माइनस 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 35 में से 3/56 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 5/56 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, एस आर का मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हमें निकालना किसका है, R/M का निकालना है। तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम 3/56 का लिखेंगे आर का, उसके बाद लिखेंगे एम का। एम का कितना है, 5/56, और इनको 56 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3/5 बच जाएगा। किस रेशो, R/M। R/M का क्या बच गया, 3/5 बच गया। तो ये क्या हो गया, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया, सिंपल। हमने न्यू रेशो की तरह ही निकाला, जैसे हम पहले न्यू रेशो निकालते थे ना। इसमें क्या हुआ, हमें नया रेशो तो दिया हुआ था, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना था। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, सिंपल सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उस हिसाब से हमने क्या किया, सबसे पहले आर का निकाला कि ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो क्या था, ये था, और न्यू रेशो क्या था, ये था। उसको माइनस करके हमने क्या निकाल दिया, 3/56 निकाल दिया। इसी तरीके से m का निकाला, m का ओल्ड रेशो क्या था, ये था, m का न्यू रेशो क्या था, ये था, और ओल्ड माइनस न्यू करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद इसको क्या कर दिया, यहाँ पे वो कर दिया, और लास्ट में हमारे पास ये क्या बच गया, आंसर बच गया। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है गुडविल का। तो ये गुडविल क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होती है, और गुडविल हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल होती क्या है। देखो, ये एक इंसान था, इसके पास कुछ पैसे थे, इसके पास सपोज 10 लाख रुपीस थे। क्या थे, 10 लाख रुपीस थे, ठीक है। अब इसके पास ना दो चॉइसेस थी, क्या क्या थी, या तो इन 10 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर दे, या फिर इन 10 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट कर दे। या तो इन 10 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर दे, या फिर इन 10 लाख रुपीस से क्या कर दे, बिजनेस को स्टार्ट कर दे। ये दो चॉइसेस इसके पास थी जब इसके पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है। सपोज इसने दोनों में से एक चीज करी, या फिर हाइपोथेटिकली, यानी कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसने अगर ये किया होता, इन्वेस्ट किया होता, तो सपोज इसके ये जो 10 लाख रुपए है, ये 12 लाख रुपए हो जाते। कितने हो जाते, 10 लाख रुपए जो है ये 12 लाख रुपए हो जाते, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसने बिजनेस किया होता, तो इसके ये 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हो जाते। कितने, 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हो जाते। फिर से एक और बार पूरी चीज़ को समझो। हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर बोला कि यार ये ना एक बंदा है, इसके पास 10 लाख रुपए, कितने, 10 लाख रुपए इसके पास है, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए से इसके पास दो चीज़ कर सकता है, या तो ये इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सपोज इसने इन्वेस्ट किए होते तो इसके 10 लाख रुपए कितने हो जाते, 12 लाख रुपए हो जाते। सपोज इसने बिजनेस स्टार्ट किया होता तो इसके 10 लाख रुपए कितने हो जाते, 15 लाख रुपए आज हो जाते सेम डेट को। ये कितने हो जाते, 12 हो जाते, और ये कितने हो जाते, 15 हो जाते। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या, इन दोनों का डिफरेंस जो बचा, कितना बचा, 3 लाख रुपीज, उसको हमने क्या बोला, गुडविल बोला।
उसको हमने क्या बोला, गुडविल बोला। तो गुडविल, वैसे अगर आप नॉर्मली गुडविल का मतलब देखो तो गुडविल का मतलब क्या होता है, एक जो ब्रांड बन जाता है, उसकी जो ब्रांड इमेज बन जाती है उसको हम गुडविल बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है कि रिलायंस के शेयर कोई भी खरीद लेगा, किसी भी दिन खरीद लेगा। इसी तरीके से टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, तो ये सारे ग्रुप्स क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, तो इनकी गुडविल क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बन चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें तो अकाउंट के हिसाब से देखना है, हमें सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह तो नहीं देखना। तो अकाउंट के हिसाब से हमेशा हम मनी की टर्म्स में हर चीज़ को लिखते हैं। तो मनी की टर्म्स में हर चीज़ को लिखने का हमारा कैसा तरीका होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस इंसान ने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, अगर हमें किसी भी बिजनेस की, सपोज ये एक बिजनेस है, अगर हमें किसी भी बिजनेस की क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है मनी के टर्म्स में, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यार इसने जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बंदा था, उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, उसने कितने पैसे बिजनेस के अंदर लगाए थे। तो हमने क्या देखा, 10 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगाए थे, यहाँ पर 10 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगाए थे, ठीक है। अब अगर ये उस पैसे को इन्वेस्ट करता तो इसके पास कितने पैसे हो जाते, और इसने जो बिजनेस किया अब इसके पास कितने पैसे हो गए। तो अगर ये उस पैसे को क्या करता, इन्वेस्ट करता, उस पैसे को क्या करता, इन्वेस्ट करता, तो इसके पास 12 लाख रुपए हो जाते। और अब इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उससे इसने कितना पैसा बनाया है, 15 लाख रुपए बनाया है। यानी कि इसने कितना एक्सिस पैसा बनाया, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला गुडविल। जितना भी इसने एक्सेस पैसा बनाया उसको हमने क्या बोला, गुडविल। अगर आपसे कोई नॉर्मली गुडविल का मतलब पूछता है, आप क्या बताओगे, ब्रांड इमेज, कोई भी कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है उसको आप क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब आपसे दूसरी तरीके से कोई पूछता है कि यार मनी की टर्म्स में बताओ मुझे गुडविल कितना है, तो आप क्या देखोगे कि कोई भी इंसान या फिर उस कंपनी का इंसान या फिर उस कंपनी का फाउंडर जो होता है, जो कि शार्क टैंक में आते हैं, आपको फाउंडर का मतलब पता ही होगा उस तरह से, तो उस वाला बंदे ने, जिसने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो भी उसका फाउंडर था, उसने कितना पैसा उसके अंदर लगाया था, स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था, अगर वो इन्वेस्ट करता तो कितना अमाउंट बन जाता, उसने बिजनेस करके कितना अमाउंट बनाया, और जितना भी एक्सेस अमाउंट उसने बनाया होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी गुड विल हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ना बना होता, यहाँ पे 15 लाख की जगह उसका कि 10 लाख के 9 लाख रुपए हो जाते, यानी कि 1 लाख का लॉस हो जाता, तो उसकी कुछ गुडविल होती, कुछ भी गुडविल नहीं होती भाई। अगर कोई इंसान लॉस करके बैठा हुआ है, 10 लाख के 9 लाख रुपए बना के बैठा हुआ है, तो उसकी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसकी कोई भी गुडविल नहीं होती। अगर इसके 11 लाख रुपए हो जाते भाई, 10 लाख से तो 1 लाख एक्स्ट्रा ही बनाया है ना, तो इसका क्या होनी चाहिए, यहाँ पे गुडविल होनी चाहिए, यहाँ पर भी कोई गुडविल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये 12 लाख के बराबर नहीं बैठ रहा, इसने बिजनेस किया, मेहनत की, उसके बाद भी कितने बना पाया, केवल और केवल 11 लाख। इससे अच्छा तो इन्वेस्ट करता, घर बैठे बैठे 12 लाख आ जाते। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट से जितना भी पैसा वो ज़्यादा बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं अकाउंट्स की टर्म में। और नॉर्मली टर्म में हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ की अच्छाई उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। तो ये क्या हो गया, गुडविल का मतलब हो गया, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि देखो सपोज यहाँ पर एक पार्टनर है, ये दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, इनकी फर्म है, ठीक है। इन्होंने एक नए पार्टनर को बोला कि आजा आजा पार्टनर, एक काम कर, हमारे फर्म के अंदर आजा, हम बहुत सारा प्रॉफिट तेरे को बना के देंगे। क्या देंगे, बहुत सारा प्रॉफिट तेरे को बना के देंगे, आजा आजा हमारी फर्म के अंदर आजा। तो ये भी खुश हो गया, इन्होंने सोचा चलो फर्म के अंदर चलता हूँ, ये फर्म के अंदर आ गया। लेकिन इन्होंने बोला कि हाँ भाई आ तो रहा है, 1 मिनट रुक, जो हमारी कंपनी है ना उसकी गुडविल जो है उसको पे कर, उसकी जो गुडविल है उसको पे कर। इसने बोला यार गुडविल पे कर मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने कहा देखो हम तुम्हें समझाते हैं, ये जो फर्म है इसकी जो भी गुडविल होगी, क्या इसने कुछ तो अपनी गुडविल कमाई होगी ना, ये फर्म क्या है बहुत दिनों से चल रही है, तो इसने कुछ तो अपनी गुडविल कमाई होगी ना। सपोज इसने गुडविल कमाई हुई है 1 लाख रुपीज़, कितनी, 1 लाख रुपीज़ इसने गुडविल कमाई हुई है। तो ये फर्म के बंदे क्या बोलते हैं, देख तू हमारे यहाँ पर आएगा, तो हमारे यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा। इसने बोला हाँ यार प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा। इसने बोला जैसे कि तू 1/5 शेयर के लिए हमारे पास आएगा, 1/5 शेयर अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा क्या होता है, तो 1/5 शेयर का मतलब आपको पता चल गया होगा, यानी कि प्रॉफिट के 1/5 शेयर, प्रॉफिट का 5वां हिस्सा इसको मिलेगा प्रॉफिट की फॉर्म में। जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 5वां हिस्सा किसको मिलेगा, ये जो नया पार्टनर आ रहा है। तो इन्होंने बोला, इन्होंने इससे बोला कि यार देख तू हमारी फर्म के अंदर आएगा, तो हमारी फर्म के अंदर आके प्रॉफिट कमाएगा। इसने बोला हाँ प्रॉफिट तो कमाऊंगा। इसने बोला तुझे प्रॉफिट क्यों होगा,
इसने बोला प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि फर्म काम करेगी। इसने बोला नहीं, प्रॉफिट इसीलिए होगा क्योंकि हमारी ये जो गुडविल है जो हमने कमाई हुई है उसकी वजह से हमारी फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। यानी कि ये जो प्रॉफिट तू कमाएगा फ्यूचर में जाके, ये किसकी वजह से होगा, ये जो गुडविल हमने कमाई हुई है इसकी वजह से होगा। इसने बोला हाँ ऐसा होगा। तो इन्होंने बोला अगर तू 1/5 शेयर का प्रॉफिट लेगा तो ये जो पूरी गुडविल हमारी फर्म की है इसका भी तुझे 1/5 क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। इसका 1/5 कितना हो जाता है, 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ तुझे क्या करने पड़ेंगे, फर्म को पे करने पड़ेंगे। इसीलिए अगर कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म के अंदर एडमिट होने आता है तो उस फर्म की जितनी भी गुडविल होती है उसका शेयर, जितना भी उसका प्रॉफिट का शेयर होने वाला है उतना उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है, फर्म को पे करना पड़ता है। कितना, जितना उसकी गुडविल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जितना भी उसका शेयर है, वो जो भी अमाउंट आता है वो उस पार्टनर को, फर्म को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पार्टनर तो मजे मजे में आ जाता है, लेकिन जो फर्म है वो जो पहले से चलती आ रही है उसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता है, गुडविल की पेमेंट वहां पर करनी पड़ती है। तो गुडविल को हम निकालते क्यों है, ये चीज आपको समझ में आ गई। गुडविल को हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि जो पार्टनर पहले से फर्म को चला रहे हैं उनको भी तो कुछ चीज चाहिए ना, उन्होंने पास्ट में इतनी ज्यादा मेहनत की है। अब जो पार्टनर है वो आके सीधा प्रॉफिट लेने लग जाएगा, यार ये थोड़ी ना कोई बात हुई, ये डायरेक्टली प्रॉफिट क्यों लेगा, जो हमने पहले गुडविल कमाई है उसे पैसे की फॉर्म में हमें दे पहले, उसके बाद तू यहाँ पर प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दियो। तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, गुडविल निकालनी पड़ती है हर क्वेश्चन के अंदर जब भी पार्टनर क्या आता है, पार्टनर फर्म के अंदर आता है। ठीक है, अब सवाल आता है ये जो गुडविल है इसको निकालते कैसे हैं, मतलब कि ये जो अमाउंट है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है और ये जो बिजनेस का अमाउंट है, इसका जो ये बीच में हमारे पास पैसा बच जाएगा, यही गुडविल हो जाती है। नहीं, गुडविल निकालने के हमारे पास 3 मेजरली तरीके आते हैं। कौन से? सबसे पहला हमारे पास आता है एवरेज, पूरा लिख देता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा हमारे पास आता है कैपिटलाइज्ड मेथड। ठीक है, तो एक एक करके इन टॉपिक्स को, एक एक करके इन सारे मेथड्स को देखेंगे कि एक एक करके एवरेज प्रॉफिट के अंदर कैसे गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट के अंदर कैसे निकालते हैं, और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे गुडविल को निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे गुडविल को निकालते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हमें गुडविल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एवरेज, या स्टेप 1 करके लिखूं, स्टेप 1 सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ता है क्या, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये टोटल प्रॉफिट क्या है, देखो सपोज 2011 में हमने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 2012 में हमने 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, 2013 में हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। इस तरीके से हमने प्रॉफिट कमाई है। अब हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, टोटल प्रॉफिट, यानी कि सबसे पहले जितना प्रॉफिट कमाया इसका टोटल कर लो। टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 प्लस, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा थोड़ा सा, एवरेज प्रॉफिट के लिए 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, अपॉन में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। हमने यहाँ पे कितने लिए, पहला ईयर, दूसरा ईयर और 3 ईयर। टोटल हमने कितने ईयर लिए, 3 ईयर्स लिए, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3 हो गए। अगर हम इसको निकालेंगे 50,000 यानी कि 90,000 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल से सिखा दिया कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, इसके बाद स्टेप 2 हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के अंदर या फिर इस मेथड के अंदर आता है। एवरेज प्रॉफिट जब हमारा निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, गुडविल यानी कि GW यानी कि गुडविल। ठीक है, सबसे पहले जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है स्टेप 1 के अंदर, उसको लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ
परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब क्या होता है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 1 में निकाला था मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट तो देख लिया गुडविल निकालने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होता है? नंबर ऑफ परचेज ईयर को सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर होता क्या है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का क्या मतलब होता है? सपोज आपका ये जो बिजनेस है ये चल रहा है, ठीक है, ये बिजनेस आपने 2016 में किया था, 2017 में किया था, 2018 में किया था, ठीक है। अभी सेम बंदा 2018 में एक और बिजनेस स्टार्ट करता है, बिल्कुल सेम आप जैसा ही वो बिजनेस है, आप जितनी उसने कैपिटल लगाई है, जितना आप काम करते हो इतना ही काम वो इंसान करेगा, सब चीज एकदम सेम है, ठीक है। अब सपोज आप दोनों को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आप दोनों को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बिल्कुल यही सेम बिजनेस है जो कि नए बंदे ने स्टार्ट किया है, ये 2018 में इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। एक बंदे ने कब से चला रहा है इसको? 2016 से, और एक कब से चला रहा है? 2018 में इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि 2018 में कितना प्रॉफिट होगा। सपोज इसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कौन से साल में? 2018 में। इसको कितना प्रॉफिट होगा 2018 में? भाई देखो, ये तो कब से चला रहा है? 2 साल पहले से प्रॉफिट को चला रहा है। क्या कर रहा है? 2 साल पहले से बिजनेस चला रहा है। इसका कौन सा है? पहला साल है। तो ऑफ कोर्स जितना इसको प्रॉफिट हुआ है इस वाले बंदे को, इसको इतना प्रॉफिट तो नहीं ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पहले से चला रहा है, इसने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो इसको कितना होगा? सपोज 3,000 प्रॉफिट होता है, 2,000 प्रॉफिट होता है, 5,000 प्रॉफिट होता है, कम ही होगा। इतना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने इतने सालों से पुराना प्रॉफिट चलाया हुआ है, यानी कि पहले से ये फर्म को चला रहा है। अब यार जो पहले चलाएगा, यानी कि आप यूट्यूब पे देखो, जो लोग पहले आ गए वो तो आजकल बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग अब यूट्यूब के ऊपर आएंगे वो क्या कर रहे हैं? इतना पैसा नहीं कमा पा रहे। इसका मतलब जो इंसान पहले से प्रॉफिट को कमाता है, यानी कि जो इंसान पहले से फर्म को चलाता है, कंपनी को चलाता है, वो क्या करता है? वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, हालांकि उस इंसान के अलावा जो कि आज इस साल या फिर इस दिन क्या आया है, उस बिजनेस के अंदर आया, उस फर्म के अंदर आया, यूट्यूब के ऊपर आया, वगैरह वगैरह। तो जितने साल से वो उसे चला रहा है, यानी कि जितने साल से वो उसको क्या कर रहा है? चला रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परचेज ईयर। और इसकी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसकी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एवरेज प्रॉफिट से। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ परचेज ईयर हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, यानी कि जो हमारा गुडविल निकालने का दूसरा मेथड है, उसके अंदर हम गुडविल को कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप 1 हमारे पास आता है। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर पहले की तरह एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले करते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालते हैं? इससे पहले वाले मेथड में, यानी कि इस वीडियो से पहले वाले पार्ट में हमने देखा हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड अब मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल से नहीं बता रहा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 हमारे पास आता है, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? देखो, ये चीज़ ना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, उसके बाद भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने के लिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को समझने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो कि कैपिटल बिजनेस के अंदर ऑपरेट करती है। जैसे कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो बंदा जो है, जो उसका फाउंडर है, उसने अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाए होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, या उसको ही आप क्या बोल सकते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो, या उसको ही आप क्या बोल सकते हो? कैपिटल बोल सकते हो। ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली किसके अंदर दी जाएगी? क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दी जाएगी, ठीक है।
इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। सपोज 10% रिटर्न मिल सकता है, 20% रिटर्न मिल सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने पैसे को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 10% मिल सकता है, 20% मिल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो ये दो चीज़ हमने समझ ली। सबसे पहले हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न समझ लिया और कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लिया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे दिया जाएगा? क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको दिया जाएगा, एग्जांपल से मैं बताता हूँ। आपको बताया जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 1,00,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। तो आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला आपके पास आता है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 कौन सा है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप? 10% कर दोगे। 1,00,000 का 10% कितना हो जाता है? 10,000। आई होप परसेंटेज निकालना तो आपको आता होगा, 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डायरेक्टली दिया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? इतना है। आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? इतना है। और उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये दो स्टेप हो गए। सबसे पहले में हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट निकाला। दूसरे में हमने क्या निकाला? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब स्टेप 3 हमारे पास आता है, कौन सा? इसके अंदर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर हम क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? यहां पर आएगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। ये हमने किसके अंदर निकाला होगा? स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने किसके अंदर निकाला होगा? स्टेप 2 के अंदर। तो स्टेप 1 के अंदर जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे क्या? स्टेप 2 के अंदर जो हमने क्या निकाला है? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। तो स्टेप 1 के अंदर जो हमने क्या निकाला होगा? एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला होगा स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 1 के अंदर जो निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे स्टेप 2, और लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा स्टेप आएगा, स्टेप 4। उसके अंदर हम क्या करेंगे? गुडविल निकालेंगे। गुडविल यानी कि GW। गुडविल कैसे निकालते हैं? यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हम लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट हमने किस में निकाला है? स्टेप 3 के अंदर। किसके अंदर निकाला है? स्टेप 3, यानी कि इसके अंदर लिखा है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि हम इससे पहले वाले मेथड में भी करते थे, परचेज ईयर। अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब आपको समझना है तो इससे पहले वाला मेथड जब मैंने समझाया था तो वो आपको समझा दिया था, पहले वाली वीडियो देख लो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल। इस तरीके से हमारे पास निकल के आ जानी चाहिए। सुपर प्रॉफिट यानी कि जो हमने स्टेप 3 में निकाला था, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा मेथड हमारे पास आता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे कैसे निकालते हैं? देखो, इसे निकालने के ना दो तरीके हो सकते हैं। आंसर तो सेम आएगा लेकिन दो तरीके से आप निकाल सकते हो, टाइप 1, टाइप 2। दो तरीके से आप निकाल सकते हो। आंसर तो सेम आएगा दोनों तरीकों से, लेकिन कोई से भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो दो टाइप आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 के अंदर हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 1 के अंदर हम कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे कि टाइप 2 के अंदर हम कैसे निकालेंगे। तो टाइप 1 के अंदर स्टेप 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हर जगह हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेप 2 के अंदर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है इसे देखते हैं। सपोज हमने क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। किस में निकाला था एवरेज प्रॉफिट? स्टेप 1 में। कौन सा प्रॉफिट? जो हमने स्टेप 1 में निकाला था एवरेज प्रॉफिट, ये वाला। तो उसको ही हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे
1 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR, यानी कि जो हमें परसेंटेज की फॉर्म में पिछले वाले को मेथड के अंदर भी दिया गया था, क्या, NRR। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई NRR। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट तो हम स्टेप 1 के अंदर निकाल लेंगे। सपोज हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 36,000। उसके बाद NRR हमको दिया गया है 10%। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए 36,000 एवरेज प्रॉफिट को लिखेंगे 1/NRR, यानी कि 1/10% लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,60,000। सिंपल, इतनी सी चीज़ हम करेंगे स्टेप 2 के अंदर। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो स्टेप 2 के अंदर हमने निकाला था। कौन सा, जो स्टेप 2 के अंदर हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकाला था, वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे टोटल एसेट्स को। हम क्या कर देंगे, टोटल एसेट्स को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा गुडविल, हमारी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। टोटल एसेट क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, जितनी भी एसेट होती है फर्म के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, हर स्टेप हर मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही निकालना है। उसके बाद दूसरे में हमें निकालना था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने किसके अंदर निकाला था, मेथड 1 के अंदर निकाला था। ये वाला निकाला था, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद मल्टीप्लाई 1/NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें नॉर्मली दिया जाएगा। उसके बाद गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये किस में निकाला था हमने, स्टेप 2 में जो निकाला था वो निकालेंगे। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, टोटल एसेट। तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल हमारी आ जाएगी। इसके कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड का टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 में हम कैसे गुडविल निकाल सकते हैं। तो इसका स्टेप 1 हमारे पास आता है। स्टेप 1 में हम हर बार की तरह इसके अंदर भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ओके, इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हुई है, बिल्कुल सेम वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था उसके अंदर भी बिल्कुल हमने सेम चीज़ की थी, इसके अंदर भी बिल्कुल हम वही सेम चीज़ करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने किस में निकाला था, स्टेप 1 के अंदर। इसके बाद इसको माइनस करके लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने किसके अंदर निकाला था, स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हमारा सिर्फ जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कर देते हैं वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, सिर्फ लास्ट स्टेप हमारा अलग होता है। जब हम गुडविल निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो हमारा आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ ये वाला जो हमारा स्टेप होता है यही हमारा अलग होगा। NRR कौन सा, ये वाला NRR, और जो नीचे NRR है ये दोनों NRR सेम होंगे। तो इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं।
कौन सा टाइप 2 तरीके से, किसके अंदर, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने स्टेप आपको लिखवाए हैं, ये सारे स्टेप हर मेथड के मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप अगर आप लिखते चले जाओगे, स्टेप आपको याद होंगे, तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने गुडविल निकालना तो सीख लिया, हमें पता है कि गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल के हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले हमने देख लिए, कुछ मेथड्स आते हैं, वो मेथड्स हमने देख लिए, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं। अब इस गुडविल की जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं, अकाउंट्स के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। भाई गुडविल निकालना तो मैथ का काम था, लेकिन जब गुडविल अकाउंट के अंदर आती है, फर्म के अंदर आती है, तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वाली चीज के अंदर देखेंगे, इस वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले सपोज ये दो लोग हैं, इनकी क्या है, एक फर्म है। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर इससे बना दिया करो, नॉर्मली मत बनाया करो, ठीक है। ये फर्म है और ये एक बंदा है। अब ये क्या करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मैं इस फर्म के अंदर आ जाऊँ, ठीक है। ये फर्म के अंदर आ तो सकता है, लेकिन इसको ना फर्म के अंदर आने के लिए दो चीज़ लानी पड़ेगी। क्या क्या लाना पड़ेगा, एक तो इसको कैपिटल लानी पड़ेगी। कैपिटल तो ये लाएगा ना, जब ये लोग आए होंगे तो इन्होंने भी कैपिटल लाए होंगे, अब ये बंदा आएगा तो ये भी कैपिटल लाएगा, कैपिटल तो लाएगा ही। अब इन दोनों ने क्या कर लिया, इन दोनों ने ना इस फर्म की कुछ गुडविल भी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, गुडविल भी बनाई हुई है। तो इसको क्या लाना पड़ेगा, गुडविल भी लानी पड़ेगी। तो अगर कोई भी बंदा क्या करता है, कोई भी बंदा एक फर्म के अंदर पार्टनर बनता है, तो उसको क्या क्या चीजें लानी पड़ती है, उसको दो चीजें लानी पड़ती है। एक तो कैपिटल लाना पड़ता है, एक गुडविल लानी पड़ती है। कितनी गुडविल लानी है वो हमने मेथड्स के अंदर देख लिया, वो सारी चीजें हम आगे क्वेश्चंस के अंदर भी देखेंगे, कितनी गुडविल लानी है। लेकिन अभी हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल लानी पड़ती है और गुडविल उसको लानी पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं कि जब वो कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, तो कैसे कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, अगर वो जो गुडविल है उसको ला रहा है, गुडविल ब्रिंग इन कैश। अगर वो गुडविल कैसे ला रहा है, अगर वो गुडविल ला रहा है कैश में, अगर वो कैश में गुडविल ला रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले सपोज वो क्या लाएगा, पहले तो वो कैपिटल लाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, ब्रिंग कैपिटल। सबसे पहले वो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, कैपिटल की एंट्री होगी। कैपिटल की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये बैंक हमने डेबिट क्यों किया, एसिड है तो हम डेबिट करेंगे, सिंपल जनरल एंट्री का रूल। और पार्टनर को क्रेडिट, कौन सा पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, जो पार्टनर न्यू है। कौन सा पार्टनर, जो न्यू है। क्यों, क्योंकि हमें इसके कैपिटल के अंदर वो सारा पैसा डाल देंगे जो भी ये नई कैपिटल लाएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब दूसरी एंट्री देखते हैं कि दूसरी क्या होगी। दूसरी नंबर पे ये क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। अब हम क्या बोलते हैं ना, डायरेक्टली गुडविल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का नाम जो होता है ना, हम नॉर्मल लाइफ में तो गुडविल गुडविल बोल लेते हैं, लेकिन गुडविल का नाम एक्चुअल में होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी बंदा जो पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल लाएगा, तो वो गुडविल नहीं लाएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये भी वो बैंक में ही जाएगा सबसे पहले। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये दो एंट्री हमने देखी। सबसे पहले तो वो कैपिटल लाएगा तो क्या होगा, और प्रीमियम लाएगा तो क्या होगा। अब कैपिटल को तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब इस प्रीमियम का हम क्या करेंगे, प्रीमियम ये किसकी वजह से आया है, ये जो दो पार्टनर ने काम किया है, इन्होंने गुडविल बनाई है, इसकी वजह से तो प्रीमियम आया है। तो इस प्रीमियम को हम क्या करेंगे, इन पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तीसरी एंट्री करेंगे, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट among the old पार्टनर्स। ये क्या कर दिया हमने, ये हमने जो प्रीमियम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो इसकी एंट्री क्या होंगी, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ये कौन से पार्टनर्स होंगे? ये होंगे ओल्ड पार्टनर जो ऑलरेडी फर्म के अंदर थे, उनकी वजह से गुडविल आई है, तो उनके बीच में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या होंगे? सपोज पार्टनर ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। कौन सा? ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। तो हम ये जो ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें पता चलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो से। यानी कि ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। तो हमने जो चैप्टर के स्टार्टिंग में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखा था, वो ऐसे ही नहीं सीखा था। वो क्यों नहीं सीखा था? क्योंकि एंड में जब हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है तो किस रेशो में करना पड़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना पड़ता है। इसीलिए हमने सीखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं। जब हमें रेशो पता होगा तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हम इन दोनों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको? जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाएगा। ठीक है। तो ये हमारी 3 एंट्री हो गई। सबसे पहली क्या हो गई? सबसे पहली हो गई, अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे? अगर कोई भी बंदा कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो क्या करेंगे? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे? हम पार्टनर्स में बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के बीच में किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमें इसको बांट के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन हमारे पास आता है। उससे पहले एक एंट्री और समझ लेते हैं, छोटी सी 4th एंट्री। अभी जो पार्टनर्स है ना, इनका क्या है? ये जो गुडविल इनको मिली है, ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल इनको मिली है, कौन से पार्टनर को? ए को और बी को। ये जो ओल्ड पार्टनर है, ये क्या कर सकते हैं? ये इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये इसको विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि फर्म से निकाल के अपनी जेब में रख सकते हैं, फर्म से निकाल के अपने पर्सनल अकाउंट में रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये ना भी करे, ऐसा हो सकता है ये करे भी। ठीक है, सपोज इन्होंने ना करा तो हम तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर इन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो पार्टनर्स नोट विड्रॉ एनी अमाउंट। पार्टनर ने क्या किया? कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, तो कोई एंट्री होगी उसके, उस केस में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन सपोज पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पार्टनर्स विड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है उसको उन्होंने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर विड्रॉ उन्होंने कर लिया तो एंट्री हमारी क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रीमियम, सॉरी, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उन्हें पैसे कैसे देंगे? बैंक अकाउंट से देंगे। ठीक है, अब ये पार्टनर को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, जितना भी पार्टनर जो भी विड्रॉ करेगा, हमें अब क्वेश्चन के अंदर सिंपल से दिया जाएगा, उतना हम पैसा यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर उसने विड्रॉ नहीं किया, किसी भी पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, तो कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो अभी हमें ट्रीटमेंट करना आ गया गुडविल का। लेकिन कब आया है? अगर गुडविल कैश में आती है, कैश में आती है। यहाँ पे आपने सोचा तो होगा यार, ये कैश में आती है, इसका मतलब क्या है? देखो, कैश में आने का मतलब क्या है? जो पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, यानी कि वो कैपिटल भी कैश में ला रहा है, ये जो पार्टनर की कैपिटल है वो भी कैश में ला रहा है और ये जो गुडविल है वो भी कैश में ला रहा है। लेकिन ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पार्टनर जो है वो कैपिटल तो ले आता है, बिना कैपिटल के तो हम उसे एडमिशन ही नहीं देंगे, तो वो कैपिटल तो ले आता है। लेकिन कभी कभी वो क्या बोलता है कि यार ये जो गुडविल है ना, ये मैं नहीं ला पाऊंगा, ये जो गुडविल है ये मैं नहीं ला पाऊंगा। तो अगर वो कैश में ले आता है गुडविल, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जो अभी हमने ये सारी एंट्री सीखी है उस हिसाब से हम एंट्री कर देंगे। लेकिन सपोज वो क्या कह देता है कि मैं गुडविल नहीं लेके आ पाऊंगा इस बार। क्या कह देता है वो? कि मैं कैपिटल तो लेकर आ जाऊंगा लेकिन मैं गुडविल नहीं लेकर आ पाऊंगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये सारी चीजें अब हमें सीखनी है इस वाले के अंदर। इसके अंदर तो ये क्या कह रहा था? इसके अंदर बोल रहा था कि मैं कैपिटल भी लेके आऊंगा, गुडविल भी लेके आऊंगा। लेकिन अगर ये कैपिटल नहीं लाता या फिर गुडविल नहीं लाता, कैपिटल ले आता है और गुडविल नहीं लाता, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो सारी चीजें हमें सीखनी है। यानी कि इस बार ये क्या करेगा? सेकंड पार्ट हमारे पास आता है, गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल नोट
ब्रिंग इन कैश, यानी कि ये गुडविल कैश में नहीं लेकर आया इस बार, ठीक है। यानी कि ये इसने बोला कि मैं कैपिटल तो ले आ रहा हूँ लेकिन मैं इस बार गुडविल नहीं लाऊंगा। तो इसकी हमने एंट्रीज क्या क्या करेंगे, एक एक करके एंट्री देखते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल लाएगा तो कैपिटल की एंट्री कर देते हैं। कैपिटल ब्रिंग, यानी कि अगर ये कैपिटल लाएगा तो हम कैपिटल की एंट्री तो कर देंगे। कैपिटल अगर ये लाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, हमारे पास पैसा आता है तो बैंक को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर जो हमारा आया है, न्यू पार्टनर जो हमारा आया है उसको हम क्या बोलते हैं, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ये प्रीमियम लाएगा ही नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हम क्या कह रहे हैं, यार ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, इसने सोचा प्रीमियम फॉर गुडविल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेकर ही नहीं आया। अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आएगा तो इसकी हम क्या कोई एंट्री करके दिखाएंगे, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता था, ये क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमंग या इन ओल्ड पार्टनर्स। हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर हम ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कब, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ लाएगा ही नहीं तो हम ओल्ड पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम एंट्री क्या करते थे, हम बोलते थे कि जो हमारे जो पार्टनर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल, इस टाइप की हम कुछ एंट्री करते थे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कौन से पार्टनर होते थे, हमारे ओल्ड पार्टनर होते थे। किस रेशो में हम करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब हमने बोला यार ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो आया ही नहीं है, हम क्या सैक्रिफाइस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है, यानी कि जो हमारा नया पार्टनर आया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, हमारे पास कौन से होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट हम बनाते हैं। तो वो वाला पार्टनर्स करंट अकाउंट, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर मैंने सारा पढ़ाया है, वो चीज़ वहाँ से आप देख लेना। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में से हम चार्ज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे किया क्या था, हमने बोला था कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करते थे यहाँ पे। अब हमने बोला यार प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमारे पास कुछ आया नहीं है, अब हम एंट्री क्या करें। अब इन्होंने जो पार्टनर्स ने बोला यार हमें तो अपना रेशो चाहिए भाई, देखो हमें तो सिंपल सा मतलब है, तो इन्होंने बोला प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह, जो आप प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करते हो, इसकी जगह आप एक काम करो, पार्टनर्स करंट अकाउंट की एंट्री करनी स्टार्ट कर दो। कौन सी, पार्टनर्स करंट अकाउंट की एंट्री करना स्टार्ट कर दो। किसकी जगह, जो आप प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करते हो उसकी जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट की आप एंट्री करना स्टार्ट कर दो। तो हम यहाँ करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सिंपल, जैसा हमने ऊपर सीखा था बिल्कुल ऐसी की ऐसी चीज़ हमें यहाँ पर बना के चलनी है। क्या, सबसे पहले तो कैपिटल आया, कैपिटल की एंट्री कर दो। प्रीमियम फॉर गुडविल आया तो यहाँ पर तो हमने एंट्री कर दी थी, इस बार हमें एंट्री नहीं करनी। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं। हम यहाँ पे क्या लिखते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम बांट देते थे। इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं, तो इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर लिख के अपना काम चला लेंगे। हमें काम ही तो चलाना है, उस बार इसकी करंट अकाउंट से हम क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे ये वाली चीज। उसके बाद अगर पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, सेम एंट्री होने वाली है। अगर पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, सेम एंट्री होने वाली है। और अगर बुक्स अपीयर होती है बुक्स के अंदर जो हमारी गुडविल है, तो भी हमारी क्या होने वाली है, सेम एंट्री होने वाली है। तो मैं इसी को यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। देखो, ये मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा अप्रैल 2013। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा अप्रैल 2014। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा अप्रैल 2015। और इसके बाद यहाँ पर लिखा अप्रैल 2016। ओके,
अब ये मैंने क्यों लिखे, देखो सबसे पहले तो मैंने ये एक एक साल के गैप में लिखे, ठीक है, एक एक साल के गैप में लिखे, यानी कि इसके बीच में कितने साल आते हैं हमारे, कितने फाइनेंशियल ईयर आते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पर आया और तीसरा यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैं ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। सबसे पहले तो मैंने इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लिया और दूसरा मैं इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। अब देखो मैंने डिवाइड क्यों किया, ये जो मेरी फर्म थी इसके अंदर दो पार्टनर्स मेजरली थे। इसके अंदर कितने पार्टनर थे, दो पार्टनर थे। ये मेरी फर्म कुछ इस तरीके से दिखती थी, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्टनर थे इन्होंने एक पार्टनर को एडमिट कर लिया। कब कर लिया, एक पार्टनर को इन्होंने एडमिशन कर लिया एक पार्टनर का, यानी कि एक पार्टनर इंक्रीज कर दिया। कौन सी डेट को इंक्रीज किया है, इस डेट को इंक्रीज किया है। कौन सी डेट को इंक्रीज किया है, इस डेट को इंक्रीज किया है। तो आपको सामने सामने दो पीरियड दिख रहे हैं, एक तो ये वाला पीरियड दिख रहा है जिसके अंदर केवल दो पार्टनर्स हैं, और एक ये वाला पीरियड दिख रहा है जिसके अंदर मेजरली तीन पार्टनर्स हैं किसी भी इस वाली फर्म के अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अगर ये वाली फर्म इस वाले पीरियड में, किस वाले, इस वाले पीरियड में कोई प्रॉफिट कमाती है, इस वाले पीरियड में कोई प्रॉफिट कमाती है, तो वो प्रॉफिट किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और अगर इस वाले पीरियड में कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट किन वाले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फिर से देख लो, अगर इस वाले पीरियड में यानी कि एडमिशन से पहले प्रॉफिट कमाती है तो किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और एडमिशन के बाद कमाती है तो किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सिंपल इसका जवाब है कि अगर एडमिशन से पहले कमाती है तो इन दोनों पार्टनर, यानी कि दो पार्टनर है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर जो एडमिशन के बाद है तो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही तो हमारी पार्टनरशिप होती है, ठीक है। तो सपोज इन्होंने यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था जिसको हमने दो पार्टनर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको हमने दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर इन्होंने 1,50,000 का प्रॉफिट कमाया था जिसको हमने तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बस मेरा आपको समझाने का पर्पस क्या था, मैंने आपको ये समझाना चाहा कि एडमिशन से पहले जो भी हमारा ये वाला प्रॉफिट होगा वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर ये वाला प्रॉफिट होगा एडमिशन के बाद तो हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। आपको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स दिया जाता है। कितने रुपए, सपोज 1 लाख रुपए आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, तो आपको क्या करना पड़ता है ना, ये वाला प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में बांटना पड़ता है। ये वाला प्रॉफिट क्या करना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना पड़ता है। तो कैसे बांटते हो आप, सबसे पहले तो जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखते हो, उसके बाद टू पार्टनर्स या फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर जितना भी अमाउंट आ जाता है, जितना भी उनके रेशो के हिसाब से अमाउंट बैठता है वो वाला आप क्या कर देते हो, बांट देते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रॉफिट होता है इसके कुछ डिफरेंट नेम्स होते हैं। ये केवल प्रॉफिट के नाम से आपको नहीं मिलेगा, इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो क्या क्या नाम इसके हो सकते हैं, ये जो आपका प्रॉफिट है इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। सबसे पहला जनरल रिजर्व, सबसे पहला नाम हो सकता है जनरल रिजर्व। ये प्रॉफिट के नाम से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन जनरल रिजर्व के नाम से भी आपको लिखा हुआ ये मिल सकता है। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस के नाम से ये लिखा हुआ मिल सकता है, और जनरल रिजर्व के नाम से भी ये लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें प्रॉफिट ही हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वाले जो हमारा ये वाला पीरियड है इसके अंदर लॉस हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो मेरा 10,000 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का, 10,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो वो भी मुझे इन पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो मैं लॉस भी पार्टनर्स में बांट सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे लिखा है पास्ट ईयर लॉसेस इक्वल टू ₹10,000। पास्ट ईयर में मेरे लॉसेस कितने हुए हैं, 10,000। तो उसकी एंट्री मैं कैसे करूँगा, उसकी एंट्री में करूँगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट, या फिर लॉसेस। लॉसेस क्यों लिखूंगा, अभी देखो ये प्रॉफिट और स्लैश लॉसेस हमें लिखना पड़ता है, लेकिन है क्या, ये लॉसेस है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट और लॉसेस दोनों लिखना पड़ता है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों एंट्री हमने सोल्व कर ली। और ये जो लॉस है ये भी क्या आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से आ सकता है। जैसे कि प्रॉफिट डिफरेंट नाम से आ सकता था, तो लॉस किसके नाम से आ सकता है, एक तो सबसे पहले लॉस क्या आ सकता है, अपने नाम से आ सकता है प्रॉफिट
और लॉस के नाम से आ सकता है। और क्या ये जनरल रिजर्व के नाम से आ सकता है? तो ये जनरल रिजर्व के नाम से नहीं आ सकता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके नाम से आ सकता है? प्रॉफिट या फिर लॉस के नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से 2 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। और ये कौन से रेशो में हम करेंगे? ओल्ड रेशो में, ऑफ कोर्स। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में हमें ये वाली चीज़ें बांटनी पड़ेगी, चीज को देते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले पिछले वाले टॉपिक की तरह मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। यहाँ पर 3 ईयर्स बनाए हैं मैंने, पहला फाइनेंशियल ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर और तीसरा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर क्या हो गया? पार्टनर का एडमिशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो देखो 2 पार्टनर्स थे, इस तरीके से ये अपनी फर्म को चलाते थे। यहाँ पर क्या हो गया? एक और पार्टनर का एडिशन हो गया, तो यहाँ पर कितने पार्टनर्स हो गए? 3 पार्टनर्स हो गए। इस तरीके से, ओके। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर पता है क्या था? यहाँ पर इनके पास एक बिल्डिंग थी, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक बिल्डिंग खरीदी थी। बिल्डिंग समझते हो ना, ऑफिस वगैरह हो गया, या कुछ चीज़ इन्होंने खरीदी होगी, वो थी 1 लाख रुपीज़ की। कितने की खरीदी थी? 1 लाख रुपीज़ की इन्होंने क्या खरीदी थी? बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 2 साल अपना बिजनेस किया, इस पीरियड में इन्होंने बिजनेस किया। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये जो 1 लाख की बिजनेस 1 लाख की जो बिल्डिंग है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज तो होगा ना? बिल्डिंग ऐसा तो नहीं है कि इतने की रह जाएगी, 2 साल बाद कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगी। इन्होंने 1 लाख की सपोज खरीदी थी, अगर ये इस साल बेचने निकलेंगे तो ये कितने की बेच पाएंगे? 1 लाख से तो ज़्यादा की बेच पाएंगे ना। जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई होगी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर इन्होंने देखा कि यार ये जिस टाइम हम एडमिशन कर रहे हैं पार्टनर का, उस टाइम पर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। तो अगर सपोज इनकी बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। तो इन्होंने देखा कि बाद में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बची, कितनी बची मतलब कितनी इंक्रीज हुई। तो इन्होंने देखा यार हमारी जो बिल्डिंग है ना वो 1,50,000 की हो गई। कितने की हो गई? 1,50,000। पहले कितने की थी? 1 लाख की थी, अब 1.5 लाख की हो गई, यानी कि 50,000 प्लस हो गई। कितने? 50,000 प्लस हो गई किसके अंदर? बिल्डिंग के अंदर। तो ये हो गए बहुत ज़्यादा खुश। अब इन्होंने बोला कि यार हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें बांटनी किस में है? ये चीज़ हमें बांटनी किस में है? हम 2 पार्टनर्स बांटेंगे या 3 पार्टनर्स बांटेंगे? तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाली जो बिल्डिंग की एडिशन हुई है वैल्यू में, ये इस वाली वैल्यू में हुई है? किस वाली में? इस वाली वैल्यू में हुई है। अगर इस वैल्यू में होती तो तीनों को बांटनी पड़ती, लेकिन ये हुई किस में है? केवल और केवल इस वैल्यू के अंदर। केवल और केवल किसके अंदर? इस वैल्यू के अंदर। यानी कि ये केवल इन दोनों पार्टनर्स को क्या करनी पड़ेगी? बांटनी पड़ेगी। केवल और केवल इसमें हुई है, इसलिए ये किसको बांटनी पड़ेगी? इन दोनों पार्टनर्स को बांटनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हमारी एसेट क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो ये कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे। अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग इंक्रीज हो गई तो सब कुछ इंक्रीज होगा, फर्नीचर की वैल्यू तो डिक्रीज हो जाती है 2 साल तक। अगर मैं इस वाली टेबल को यूज करता रहूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एसेट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो भी उसे कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। इसी तरीके से जो हमारी लायबिलिटीज होती है वो भी इंक्रीज हो सकती है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो भी उसे कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे। और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी उसको कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे। अब इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ये एसेट का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं री वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? एसेट और लाइबिलिटीज की नई वैल्यूज निकाल रहे हैं, यानी कि आज की डेट में ये कितनी वैल्यू है। अब हमने ये तो बोल दिया कि ओल्ड पार्टनर्स इनको क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स बांटते कैसे हैं, ये चीज हमको यहाँ पर देखनी है। तो देखो, हम देखते हैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज से। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल एंट्रीज से जो हमारे ये ओल्ड पार्टनर्स है वो किस तरीके से इन चीजों को बांटते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हमारी एंट्री क्या होती है? हमारी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्या है? अब हमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है। रीवैल्यूएशन क्या है? हमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ रहा है। हमें नया अकाउंट क्रिएट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्या? रीवैल्यूएशन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब एसेट का मतलब क्या है? यहाँ पे एसेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी एसेट होती है। यहाँ पे बिल्डिंग हो सकता है एसेट का मतलब, यहाँ पे फर्नीचर हो सकता है एसेट का मतलब। एसेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी एसेट होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है। अगर हमारी एसेट क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, और एसेट डिक्रीज होती है तो एसेट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारी लायबिलिटीज भी हो सकती है। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे? एंट्री। और अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे? एंट्री। तो अगर हमारी लाइबिलिटीज़ क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो हम लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये एंट्रीज बनाना आपने 11th में सीखा होगा, टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। इसके बाद अगर हमारी क्या होती है? लाइबिलिटीज़ अकाउंट, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है टू। अगर आपको नहीं भी पता कि कैसे ये एंट्रीज बनती है, तो आप इनको याद भी कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर बच्चे को पता ही होगा। तो ये क्या हो गई हमारी? इस तरीके से एसेट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज़ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हमारी ये 4 एंट्री हो जाएगी। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, और एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हमें ना हमेशा जनरल एंट्रीज नहीं आएगी, कभी कभी हमें रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने के लिए भी वो लोग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कि रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना के दिखाओ। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। रीवैल्यूएशन का अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने का फॉर्मेट सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम जनरल जो एंट्रीज हमने की है उसी हिसाब से हम क्या बना देंगे? इसका अकाउंट बना देंगे। जनरल एंट्रीज से तो लेजर बनता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे? एसेट टू रीवैल्यूएशन। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? बाई एसेट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारी बाय एसेट अकाउंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा कुछ अमाउंट आ जाएगा। ये लेकिन कब आया है? ये आया है जब हमारी एसेट क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इस तरीके का लगा दो यहाँ। हमारी एसिड यहाँ पर क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो हमारा क्या है? इधर की साइड है। और अगर एसिड डिक्रीज होगी तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? डिक्रीज, ठीक है। इसके बाद अगर हमारी लाइबिलिटीज़ है तो क्या होगा? अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई है तो ये एंट्री हमने की है क्या? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज़। यहाँ पर हमारी क्या हुई है? लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? बाय लाइबिलिटीज अकाउंट। यहाँ पर क्या हुई है? हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है। तो इस तरीके से अगर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है तो इस तरीके से हम उनको बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मैं ना हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेता हूँ कि इनकी कितनी कितनी वैल्यू हो सकती है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पुट कर लिया 50,000। यहाँ पर मैंने पुट कर लिया 10,000। यहाँ पर मैंने पुट कर लिया 20,000। और यहाँ पर मैंने पुट कर लिया 5,000, ठीक है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर इनका टोटल किया, तो यहाँ पर इनका टोटल आ गया 60,000। यहाँ पर भी 60,000 आ गया। और इधर की साइड मेरा बैलेंस बच गया 60 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 35,000 मेरा क्या बच गया? यहाँ पर बैलेंस बच गया क्या? 35,000। अब ये 35,000 क्या है? इसको मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये पार्टनर्स कौन से होंगे? ओल्ड पार्टनर्स होंगे। ये पार्टनर्स कौन से होंगे? ओल्ड पार्टनर्स ऑफ कोर्स ये होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये वाली चीज़ हमने, अगर हमारी जो एसेट इंक्रीज हुई है इस पीरियड में हुई है तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। तो ये पार्टनर्स कौन से होंगे? ओल्ड पार्टनर्स होंगे। सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, जो भी इनका रेशो होगा, सपोज 1:1 है अभी के लिए, तो 35,000 का आ गया 17,500 17,500। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो, अगर हमने जनरल एंट्रीज हम देखेंगे तो हमने एसेट के इंक्रीज़ की कर ली, एसेट के डिक्रीज़ की कर ली, यानी कि एसेट की, अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है तो कर ली, एसेट डिक्रीज हो रही है तो कर ली, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कर लिया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कर लिया। लेकिन हमने ये पार्टनर्स में जो बांटने वाली एंट्री है वो नहीं की, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्या हो गया? अगर हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, तो हम क्या कर लेंगे? इस केस में हमें क्या हुआ है? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 35,000 का। तो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा हो गया? इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है तो हम कौन सी एंट्री यहाँ पर करते हैं? तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट का केस हो गया। अगर हमें वहीं लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो हम इसकी एंट्री अलग कर देंगे, उल्टी कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। इस तरीके से हमारी दोनों एंट्री हो जाएगी। अगर प्रॉफिट का होता है तो इस तरीके से कर देंगे, लॉस का होता है तो इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमने जनरल एंट्री सीख ली। अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? एसेट डिक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हो जाता है तो क्या करेंगे? और लॉस हो जाता है तो हम क्या करेंगे? और इसी तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमें बनाने को आ जाता है तो भी हम क्या चीज करेंगे। तो अब इस चैप्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है उससे समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ड्राफ्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? A/B दिया हुआ है। A/B कितना है? 2:1। ए की कैपिटल हमें दी हुई है कितनी? 45,000। बी की कैपिटल हमें दी गई है 15,000। तो ये केस हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया कि सी को नया पार्टनर हम बना लेते हैं। तो सी का शेयर कितना है? 1/4। और सी की कैपिटल कितनी है? 20,000। इन्होंने सोचा कि सी को पार्टनर बना लेते हैं। सी का शेयर कितना है? 1/4 और सी की कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद हमको क्या बोला गया है? एडजस्ट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो यार ये चीज़ तो हमारे समझ नहीं आई, क्या चीज़ है ये पूरी लाइन कहाँ से आ गई? अजीब सी लाइन आ गई। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसमें न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो क्यों निकालेंगे वो चीज़ अभी थोड़ी देर में आपके समझ में आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू रेशो निकालते हैं। तो न्यू रेशो निकालना आप सबको आता है? हाँ, ऑफ कोर्स आता होगा। पूरे चैप्टर में हम एंड पे आ गए तो न्यू रेशो तो निकालना आता ही होगा। तो ए और बी का रेशो क्या दिया हुआ है हमें? ए और बी का हमें रेशो दिया हुआ है 2:1। क्या दिया गया है? 2:1। ठीक है। सी का शेयर कितना है? सी शेयर इक्वल टू 1/4। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग हमारे पास बचा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है। तो ए का कितना शेयर आएगा? ए का शेयर आएगा 3/4 और बी का आएगा 3/4। तो ए का शेयर और बी का शेयर हम किस में बांट देंगे? इनके ओल्ड रेशो में 2:1 में, यानी कि तो 2/3 और 1/3। ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 4 3 जा 12, तो 12 यहाँ पर आ गया। 3 3 जा 9 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। और सी का शेयर कितना है? 1/4। इनका डिनोमिनेटर हमें क्या करना है? सेम करना है। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 3/3 इक्वल टू 3/12। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3/12। तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया? इनका न्यू रेशो हो गया A/B/C इक्वल टू 6/12 रेशो 3/12 रेशो 3/12। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 12 12 कट गया, 6/3 रेशो
3 यानी कि वो 2:1:1 3 से हमने इनको सबको काट दिया। तो इनका न्यू रेशो क्या हो गया, A:B:C हमारा यहाँ पर न्यू रेशो आ गया क्या, 2:1:1 हमारे क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। तो अभी तक हमने क्या निकाला है, न्यू रेशो निकाला है। सिर्फ ये लाइन अभी हमें समझ नहीं आई तो हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सिर्फ अभी क्या किया, न्यू रेशो निकाला और उस हिसाब से हमने न्यू रेशो को निकाल दिया क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी क्वेश्चन के अंदर बोला था। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या बताया गया है इन्होंने कि सी की कैपिटल कितनी है, यानी कि सी कैपिटल कितनी लाया है, सीज कैपिटल। हमने बोला सी जो कैपिटल आया है वो 20,000 रुपये लाया है। क्या लाया है, सी कैपिटल लाया है 20,000 रुपये। अब क्वेश्चन के लिए हमें बोला गया है कि सी की कैपिटल के हिसाब से बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है, एडजस्ट ऑल पार्टनर कैपिटल। हमें क्या करनी है, सारे पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है उसके अकॉर्डिंग हमें सारे पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इसका हम कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज अब हम देखते हैं। देखो सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल है 20,000, ठीक है। अगर हम पूरे फर्म की कैपिटल देखें तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अगर सी की कैपिटल कितनी है, 20,000 रुपये है, कितनी, सी की कैपिटल, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। देखो सी की कैपिटल है 12,000, तो सॉरी 20,000, तो सी की कैपिटल को हम यहाँ लिखेंगे। सी का शेयर कितना है, सीज शेयर, सी का जो शेयर है, जो इन्होंने बोला है कि ये कितने शेयर के लिए आया है, वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। तो इसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर है। तो अगर हमें फर्म की कैपिटल को निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, फर्म की कैपिटल को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्म की कैपिटल को निकालने के लिए सी का यहाँ पे शेयर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर को रिवर्स करके, यानी कि 1/4 है तो हम क्या कर देंगे 4/1। तो इससे क्या आ जाएगी, हमारी फर्म की कैपिटल आ जाएगी कितनी, 80,000 रुपीज़। अगर हम पूरी सी की कैपिटल लिखते हैं और उसके शेयर को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ये हम किसी भी पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अगर हम पूरी सी की कैपिटल लिखते हैं और उसकी क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं उसका शेयर, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी कितनी, 80,000 रुपये हमारी फर्म की कैपिटल बन जाती है। ठीक है, अब हमारा हमने क्या निकाला था, न्यू रेशो। अब न्यू रेशो का हमारे पास काम आएगा, क्या है, 2:1:1, ये क्या है, हमारा न्यू रेशो है। अगर हम इस 80,000 को, ये जो 80,000 रुपीज़ हमको दिया गया है यहाँ पर, जो 80,000 रुपीज़ हमारी फर्म की आई है, अगर हम इसको पार्टनर्स में बांटते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पर लिखता हूँ बी, यहाँ पर लिखता हूँ सी, ठीक है। अब ए की कैपिटल कितनी बनेगी, 80,000 रुपये मल्टीप्लाई, बी की कितनी बनेगी, 80,000 रुपये मल्टीप्लाई, सी की कितनी बनेगी, 80,000 रुपये मल्टीप्लाई। इसके किस शेयर में, इस शेयर में, तो ए का शेयर क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। बी का शेयर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। सी का शेयर क्या है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। इनका अगर हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल क्या आ जाएगा 4, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, इस रेशो में हमने इसको बांट दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे यहाँ पे आंसर आएगा तो आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा 20,000 और यहाँ पर आएगा 20,000। अगर आपको रीचेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो सी की कैपिटल कितनी आई 20,000 रुपीज़ और सी लाया कितना है 20,000 रुपीज़। कनेक्शन समझ में आ रहा है, सी की कैपिटल जो हमने निकाली वो कितनी आई 20,000 रुपये और सी लाया भी कितना है 20,000 रुपये। इसका मतलब जब पार्टनर्स ने सी को बोला होगा कि तुझे 20,000 रुपये लाने हैं तो ऐसी हवा में नहीं बोल दिया होगा, सोच समझ के कैलकुलेशन के वाइज बोला होगा। यहाँ पे हमारी क्या आई 20,000 रुपये और सी लाया कितनी है 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रीचेक, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ये हो गई क्या हमारी न्यू कैपिटल, यानी कि हमने क्या कर दिया, कैपिटल को एडजस्ट कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, जो हमारी कैपिटल थी उसको एडजस्ट करके हमने दिखा दिया, ठीक है। एरो आ गया ये रहा, ओके। अब हम देखते हैं कि हमें जो कैपिटल दी गई है क्वेश्चन में कितनी कितनी दी गई है। देखो ए की हमको दी गई है 45,000, बी की हमको दी गई है 15,000 और सी की दी गई है 20,000। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए की कितनी दी गई है 45,000, यानी कि अभी ए के पास कितनी है, इस टाइम ए के पास कितनी है 45,000 है, इसके पास कितनी है 15,000 है अभी के लिए, और इसके पास कितनी है 20,000 रुपये अभी के लिए।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके पास अगर 45,000 है, इसके पास 15,000 है, इसके पास 20,000 है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी 40,000 बनानी है। यानी कि हमें क्या करना है, अगर इसके पास 40,000 रुपीज़ की कैपिटल है तो हमें इसकी कितनी बनानी है, 40,000 बनानी है। अगर हमें 45,000 से 40,000 पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5,000। 45,000 से 40,000 पे पहुंचना है तो माइनस करना पड़ेगा 5,000, ठीक है। इसी तरीके से अगर 15,000 से 20,000 पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 5,000। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 5,000। और अगर हमें 20,000 का 20,000 पे रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ना तो प्लस करना पड़ेगा ना माइनस करना पड़ेगा, जीरो। यानी कि हम ना तो कुछ प्लस करेंगे या ना माइनस करेंगे, वही सेम चीज़ जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। इसका मतलब ये जो 5,000 रुपये है ये हम कैसे पे कर देंगे, हम पे कर देंगे ए को। ये हम किसे पे कर देंगे, ए को हम पेमेंट कर देंगे, किसकी, 5,000 रुपये की, ए को। क्यों, क्योंकि ये ए की हम बात कर रहे हैं। बी के साथ क्या करेंगे, हम बी से बोलेंगे 5,000 रुपये तू हमें दे। ए को क्या बोलेंगे, हमें 5,000 रुपये माइनस करना है तेरी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, तो हम 5,000 रुपये तुझे दे देंगे। लेकिन बी को क्या बोलेंगे, हमें 5,000 रुपये चाहिए, तो ला बी हमें 5,000 रुपये दे। तो हम क्या करेंगे, बी से रिसीव करेंगे, बी से क्या करेंगे, रिसीव करेंगे कितने, 5,000 रुपये। बी से हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे 5,000 रुपये। और सी से हम कुछ भी नहीं करेंगे, सी तो नया है, इसे क्यों परेशान करते हो। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी एंट्री कर देंगे। अगर हम पार्टनर से क्या करेंगे, आप पैसे देंगे तो हम पार्टनर को क्या बोलेंगे, पार्टनर को बोलेंगे कि एज कैपिटल अकाउंट टू बैंक, कितना, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, ठीक है। इसको इसके नीचे मैं लिख देता हूँ छोटा करके यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से बी को भी हम लिख देंगे क्या, बी से क्या करेंगे, पैसे लेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि बीस अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, कितना, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे दोनों जो एंट्रीज हमारी होनी थी वो हो गई। तो अब हमने किया क्या है, एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। वैसे तो आप वीडियो को रिमाइंड करना और दोबारा से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और कभी कभी बच्चों के समझ नहीं आता। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर एक दिया गया था ए रेशो बी दिया गया था 2:1, ए दिया गया था 45,000, बी की कैपिटल दी गई थी 15,000। इतना बड़ा केस हमको दिया गया था, ठीक है। इन्होंने सोचा एक और पार्टनर की हमें जरूरत है, सी की कैपिटल ये लाई, सी को बोला कि 1/4 शेयर हम तुझे देंगे और तेरी जो कैपिटल है वो 20,000 होनी चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, सी ने बोला हाँ मैं आ जाऊंगा। उसके बाद हमें बोला एडजस्ट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जितने भी पार्टनर है उनकी जो कैपिटल अकाउंट है उसको एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि नए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरीके की चीज़ देख के हमने न्यू रेशो निकाला। न्यू रेशो सबको निकालना आता है। पहले क्या है, ए रेशो बी, यहाँ पे सी का शेयर दिया हुआ था, रिमेनिंग शेयर बचा 3/4, 3/4 को ए बी और सी में हमें बांटने के लिए लिखा, ए और बी में हमने बांटने के लिए लिखा, उनका शेयर लिखा किसमें, 3:1 में, यानी कि यहाँ पे 2:1 में, ये वाला 2:1 में डिवाइड किया 3 से तो 6/12 आ गया, 3/12 आ गया। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई किया, 3/12 आ गया। यहाँ पर हमने इस तरीके से सोल्व करके 2:1:1, बहुत पहले हमने ये सारी चीज़ें देखी है, पार्ट 1 या 2 में शायद देखी है हमने, ये 1 में देखी है शायद, ठीक है, इस चैप्टर के 1 पार्ट में। तो हमने क्या किया, न्यू रेशो यहाँ पे निकाल के दिखा दिया इनको, ओके। इसके बाद हमने क्या बोला, हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि एडजस्ट करो सारे पार्टनर की कैपिटल, सारे पार्टनर, एडजस्ट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग सारे पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करो। हमने बोला कि यार हमें ये क्वेश्चन तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, हम लेकिन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सी की हम कैपिटल लिखेंगे कितनी, 20,000, ठीक है। सी का शेयर लिखेंगे कितना, 1/4। क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि सी के जो शेयर है वो 1/4 है और सी की जो कैपिटल है वो 20,000 है, ठीक है। हमने बोला इससे हम क्या करेंगे, फर्म की कैपिटल निकालेंगे। 20,000 को अगर हम 1/4 के उल्टे से मल्टीप्लाई करते, 20,000 को 1/4 के उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस टाइम फर्म के अंदर कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो फर्म के अंदर कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 80,000 रुपये होनी चाहिए। हमने क्या बोला, जो हमने न्यू रेशो निकाला था उस न्यू रेशो को हम यहाँ पर लिखेंगे और सारे पार्टनर में 80,000 रुपये बांट देंगे। तो 80,000 रुपये अगर हमने ए में बांटे, 80,000 80,000 80,000, किस रेशो में, 2:1:1 में, डिवाइड बाई 4 4 4। यहाँ पर क्या इतना आ गया, 40,000 20,000 20,000। आई होप आपको ये बांटना आता होगा।
किसमें 2:1:1 में पहले लिखा 80,000, फिर लिखा 80,000, फिर लिखा 80,000, फिर ए का लिखा 2 तो यहाँ पर 2, ए का लिखा 1, बी का लिखा 1 तो यहाँ पर 1 और सी का लिखा 1 तो यहाँ पर 1। इसी के बाद हमने क्या किया, इन तीनों को प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया, तो तीनों को प्लस करके क्या आया 4, तो 4 से हम इन तीनों को डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आया 40,000, यहाँ पर आया 20,000, यहाँ पर आया 20,000। अब हम दोबारा क्वेश्चन के पास गए, हमने बोला इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, ओल्ड कैपिटल कितनी है 45,000, 15,000, 20,000। तो हमने बोला ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा 45, 15, 20, कितना लिखा 45, 15, 20 जो इनकी ओल्ड पार्टनर थी। अब हमें चाहिए कितना, हमें इनकी चाहिए 40,000, इसकी है 45,000, माइनस कितना कर देंगे 5,000। हमें चाहिए कितना, इस ग्रीन से लिखता हूँ, ये हमें चाहिए कितना 20,000, इसकी कितनी है, बहुत भद्दा है ग्रीन, तो हमें चाहिए कितना 20,000, इसकी कितनी है 15,000, तो हमें प्लस करनी पड़ेगी 5,000 रुपये। इसकी कितनी है 20,000, इसकी कितनी है 20,000, तो इसमें क्या है प्लस माइनस हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसमें माइनस करेंगे 5,000 रुपये, यानी कि हम क्या करेंगे, पे कर देंगे किसको, ए को। ठीक है, अगर हम प्लस करेंगे कितना 5,000, तो हम क्या कर देंगे, रिसीव हमें करना पड़ेगा किससे, बी से हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए को अगर हम पे करेंगे तो क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये एंट्री हो जाएगी। और अगर बी को हमें कैपिटल पे करना पड़ेगा तो हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि हमें पैसे मिले हैं, बैंक अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट कितना 5,000 रुपये आ जाएंगे। इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, 40,000 रुपये, 20,000 रुपये और 20,000 रुपये जो हमें एडजस्ट करना था 45, 15 और 20 जो पिछली वाली थी हमारी, उस हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। और इन दो जनरल एंट्री तक पहुंचने के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें की है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपका, ये चीज़ आपकी हो गई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ आपको आती है तो ये इसके अंदर आपको सारी चीज़ सोल्व हो गई। पूरी वीडियो को दोबारा देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी। एंड ये क्वेश्चन अगर आप करने जाओगे तो बिल्कुल सेम जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा था, ये वाला जो एग्जाम्पल से हमने स्टार्टिंग की थी, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ लोगे तो वही चीज़ आपको मिल जाएगी।